कई सालों से मुझे बच्चा नहीं हो रहा था और मुझे किसी भी हालत में इस घर के लिए वारिस चाहिए था। लेकिन मुझे डर था कि कहीं मेरा पति दूसरी शादी न कर ले। इसलिए मैंने एक खेल रचा और चालाकी से एक लड़की के घर में सास बनकर अपने ही पति का रिश्ता लेकर गई और बात पक्की करवाई। और जब शादी शुरू हुई तो मैंने अपने देवर को चुपचाप सेहरे के पीछे छुपा दिया ताकि वो उस लड़की से शादी करके ले आए। और जब वो बच्चे को जन्म देगी तब उसके बच्चे को गोद में लेकर उस औरत को चलता करूं। इस तरह धोखे से मैंने उसकी शादी कर दी और उसे एक कमरे में बंद कर दिया ताकि वो किसी को सच ना बता दे। जिस दिन उसने बच्चे को जन्म दिया तो मैं बहुत खुश हुई और जब मैं उस बच्चे को गोद में उठाने लगी तो उस पे नज़र पड़ते ही मेरे होश उड़ गए, क्योंकि वो तो मेरे ही पति के। मेरा नाम मानसी है और मेरी शादी गांव के एक बहुत बड़े जमींदार से हुई थी। मैं पास वाले गांव की सबसे खूबसूरत लड़की थी और एक अमीर बाप की इकलौती बेटी थी। इकलौती बेटी होने के कारण मैं अपने माता पिता के घर पर राज करती थी। एक शादी में अजय चौधरी के बड़े बेटे मयंक की नज़र मुझ पर पड़ी तो वो नज़रें बंद करना ही भूल गया। उसे मैं पसंद आ गई और उसने तुरंत मेरे घर पर रिश्ता भेज दिया। उनके माता पिता ये रिश्ता लेकर आ गए क्योंकि उनके लिए उनके बेटे की खुशी सबसे ज़्यादा अहम थी। इस तरह हमारी शादी हो गई और शादी के कुछ साल बाद ही मेरी सास इस दुनिया से चली गई और उसके बाद बीमारी के कारण ससुर भी इस दुनिया से चल बसे। अब हवेली में मैं, मेरे पति और मेरा छोटा देवर था। मेरे पति भी मुझसे 2 साल छोटे थे। इस प्रकार हमारा जीवन सुख शांति से बीत रहा था और मयंक मुझ पर जान न्यौछावर करते थे। लेकिन हमारे साथ एक कुदरती हादसा ये हुआ कि शादी के कई साल बीत जाने के बाद भी हम दोनों को कोई संतान नहीं हुई। इन 5 सालों में मैं पूरी हवेली पर कब्जा कर लिया था। इस हवेली में मेरा रुबाब और दबदबा हवेली के मर्दों से भी ज़्यादा था, क्योंकि मेरे पति एक सीधे साधे इंसान थे और पूरी तरह से मेरे काबू में थे। जैसा मैं कहती थी वे वैसा ही करते थे। पहले तो मुझे कोई डर नहीं था, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया मेरे अंदर एक डर घर कर गया। यहाँ तक कि मेरी शादी को 15 साल हो गए और मैं अपनी निसंतान के कारण बहुत चिंतित थी। कौन सा ऐसा साधु बाबा नहीं था जिससे मैंने आशीर्वाद ना लिया हो। और जब भी किसी बड़े डॉक्टर के बारे में सुनती वहाँ दौड़ी दौड़ी चली जाती थी। लेकिन हाय रे मेरी किस्मत, डॉक्टर यही बताते कि मुझ में एक बड़ी समस्या है जिसके कारण मैं कभी माँ नहीं बन सकती। ये सुनकर मैं और भी अधिक चिंतित हो जाती और मुझे ये डर सताने लगता कि कहीं मेरा पति दूसरा शादी न कर ले। हवेली बहुत बड़ी थी और मेरे ससुर के पास बहुत बड़ी जायदाद थी और जमीन भी थी, लेकिन उस हवेली को एक वारिस चाहिए था जो कि मैं नहीं दे सकती थी। और मेरा देवर पागल था, उससे भी बच्चों की उम्मीद नहीं की जा सकती थी। अब मेरे पति के सारे रिश्तेदार मेरे सामने एक ही रट लगाते थे कि हवेली को एक वारिस चाहिए। चूँकि मेरा रुबाब और दबदबा ज़्यादा था, खास तौर पर अपने पति पर बहुत ज़्यादा प्रभाव था, इसलिए वे मुझसे डरते थे और मुझसे बहुत प्यार भी करते थे, क्योंकि यह उनकी अपनी पसंद की शादी थी। लेकिन समय बीतने के साथ साथ मुझे लग रहा था कि उनका प्यार कम हो रहा है। मुझे ये डर था कि लोग उन्हें मेरे खिलाफ ना कर दे, क्योंकि औलाद ना होने की वजह से मेरा दबदबा कुछ कम होता नजर आ रहा था। सौतन नाम की एक तलवार हर समय मेरे सिर पर लटकती रहती थी। मुझे बुरे सपने आते थे। अब मैं हर दूसरे दिन सपने में यही देखती कि मेरा पति एक लड़की का हाथ पकड़कर उसे हवेली में लेकर आ रहा है और मुझे बता रहा है कि ये मेरी दूसरी बीवी है, ये मुझे एक वारिस देगी। इन भयानक सपनों ने मेरा दिल तोड़कर रख दिया था। वो हवेली से बाहर जाते थे तो मुझे मालूम भी नहीं होता था कि कहाँ जाते हैं और कौन से दोस्तों के साथ उठते बैठते हैं। लेकिन मैं समझ गई थी कि उनके दोस्त अब उन्हें वारिस की पट्टी पढ़ा रहे हैं। हर किसी की नज़र मेरे पति पर थी, क्योंकि वे एक बहुत बड़े जमींदार थे और हर कोई चाहता था कि उनकी बहन बेटी को उनके घर में जगह मिले और वो एक ऐश की ज़िंदगी जिए। मैं किसी भी हालत में अपनी जगह किसी को नहीं देना चाहती थी। पिछले 15 सालों से मैं हवेली पे राज कर रही थी
और मुझे ये बात बर्दाश्त नहीं हो रही थी कि मेरी जगह कोई और आकर राज करे और मुझे एक कोने में डाल दिया जाए, क्योंकि मुझे भी मालूम था कि राज सिर्फ औलाद वाली का ही हो सकता है। मुझे ये भी लग रहा था कि मेरे पति शादी करना चाहते हैं, लेकिन मेरे डर के कारण कुछ नहीं कह पा रहे थे। क्यों ना हम एक बच्चा गोद में ले ले। एक दिन मैंने उनसे कह डाला तो देखा कि मेरी इस बात से उनका मूड खराब हो गया है। हवेली को अपना वारिस चाहिए जो हमारा ही खून हो। किसी और का बच्चा लाकर हम क्या करेंगे? हमारी सारी संपत्ति पर हमारे खून का हक होना चाहिए, किसी और का नहीं। मेरे पति ने कठोर भाव से कहा और वहां से चले गए। उनके रवैये को देखकर मैं समझ गई थी कि अब मेरी नैया डूबने वाली है। मुझे जल्द से जल्द कुछ इंतजाम करना होगा, नहीं तो मेरी हुकूमत खत्म हो जाएगी, और अगर मेरी हुकूमत खत्म हो गई तो मैं पागल हो जाऊंगी। ये सोचकर मैंने अपने मन में एक योजना बनाई जिससे सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। अपने पागलपन का ख्याल आते ही मेरे मन में अचानक एक तरकीब सूझ गई और मुझे आधा पागल मेरा देवर याद आ गया। अब मैंने सोचा कि मेरा देवर तो आधा पागल है, पूरा पागल तो नहीं है। उसकी शादी हो सकती है और उसके बच्चे भी हो सकते हैं। उसकी उम्र 25 साल थी, लेकिन उसका मानसिक संतुलन कुछ ठीक नहीं था। वैसे तो विशाल आम लोगों की तरह ही रहता था, लेकिन अचानक उन्हें दौरे पड़ने लगते, फिर उन्हें संभालना मुश्किल हो जाता था। वो हर समय चुप रहता था, किसी से कुछ नहीं कहता था। ऐसा मालूम होता था जैसे कोई गूंगा हो, लेकिन जब वो बोलता और चीखना चिल्लाना शुरू कर देता था और इस तरह के दौरे पड़ जाते थे कि हवेली में हम सभी हैरान हो जाते थे। कभी कभी तो मुझे उसके ऊपर कोई साया या जिन आता हुआ महसूस होता था। मैंने अपने देवर की शादी करने के बारे में सोचा था ताकि उसकी बीवी हवेली को एक वारिस दे सके, लेकिन सबसे बड़ी मुसीबत ये थी कि सभी जानते थे कि मेरा देवर आधा पागल है और कोई भी इसे अपनी बेटी नहीं देगा। तभी मुझे एक ऐसे लड़की की खबर मिली जो जवान और खूबसूरत थी, और वो बिल्कुल ही सीधी सादी लड़की थी, यानी कि लालच में आने वाली लड़की थी। उनका गांव हमारे गांव से काफी दूर था। वे मेरे बारे में सब कुछ जानते थे, लेकिन उन्होंने मुझे कभी नहीं देखा था। मैं उस लड़की के लिए अपने पति का रिश्ता लेकर उनके घर गई, लेकिन उस लड़की की सास बनकर यानी झूठ बोला कि मैं मयंक की माँ हूँ। मेरे बेटे को बच्चे नहीं हैं और मैं उसकी दूसरी शादी करना चाहती हूँ। हम लोग बहुत बड़े जमींदार हैं और हमें एक वारिस की जरूरत है। ये बात मेरी बहू को पता न चले, इसलिए मैं छिपकर तुम्हारे पास आई हूँ और सब कुछ चोरी चोरी करना चाहती हूँ। अब तुम मेरे साथ हवेली चलो। मेरी बहू 1 महीने के लिए अपने मायके चली गई है। उसकी गैर मौजूदगी में मैं अपने बेटे की शादी करना चाहती हूँ। वो आते ही हंगामा कर देगी। उसके आने से पहले मैं सब कुछ संभाल लूंगी, और मैं वादा करती हूँ कि अगर आप अपनी बेटी की शादी मेरे बेटे से कर देंगे तो मैं बड़ी बहू को तलाक दिलवा के उसे घर से निकाल दूंगी। मैंने लड़की के माता पिता से कहा। वे बहुत लालची थे और इतना बड़ा रिश्ता देखकर वो खुश हो गए। मैंने उसके सामने अपना परिचय मयंक की बीवी के रूप में नहीं, बल्कि मयंक की माँ के रूप में करवाया था, क्योंकि मैं मयंक से थोड़ी बड़ी थी और मैं काफी बूढ़ी भी दिखती थी, क्योंकि चिंताओं के कारण मेरे चेहरे पर झुर्रियाँ पड़ गई थी और उनको मेरे बात पर यकीन आ गया था। बहुत सारे झूठ बोलकर मैं उन्हें अपने हवेली पर ले आई थी। मैंने उनसे कहा कि वे किसी से कुछ नहीं कहेंगे। चुप रहने के लिए मैंने उनको भरी रकम चुकाई थी, इसलिए लड़की के माता पिता लालच में आकर कुछ नहीं बोले और चुपचाप से बैठे रहे। मेरे लिए झूठ को संभालना बहुत मुश्किल हो रहा था। मैंने उनको ये नहीं बताया कि विशाल पागल है। मैंने बड़ी मुश्किल से उन लोगों को मनाया। आप बस चुप रहें और किसी को कुछ पता नहीं चलना चाहिए। मैं उनकी शादी करवा देती हूँ। मैंने अपने पति से चुपके से कहा और उनसे चुप रहने को कहा। वो तो पहले से ही मुझसे डरते थे, इसलिए चुप हो गए। फिर मैं अपने देवर को कोने में लेके गई। मैं इन लोगों को लेकर आई हूँ गुपचुप तरीके से। इस खूबसूरत लड़की की शादी तुमसे होने वाली है, बस तुम्हें सेहरे के पीछे खामोश रहना है। मैंने अपने देवर को भी अच्छी खासी पट्टी पढ़ाई थी और उसे लड़की भी दिखाई थी। खूबसूरत देखकर मेरा देवर चुप हो गया तो मैं समझ गई
कि वो इस लड़की को अपना बनाना चाहता है। सब कुछ मेरी योजना के मुताबिक चल रहा था। मेरे पति चुप थे और मेरे देवर ने कोई भी हंगामा नहीं किया था। मैंने तुरंत पंडित जी को और कुछ सहेलियों को बुला लिया। जैसे ही शादी का समय नजदीक आया तो मैंने अपने देवर को सेहरा बांधकर बिठा दिया। उसका चेहरा नजर नहीं आ रहा था। लड़की के माता पिता समझ रहे थे कि सेहरे के पीछे मयंक है, लेकिन सेहरे के पीछे मेरा पागल देवर था। उस लड़की की शादी मेरे देवर से हो गई थी। मैंने तुरंत लड़की के माता पिता को उनके घर भेज दिया और चौकीदार से कहा कि ये दोनों दोबारा यहाँ नहीं आने चाहिए, और यदि दोनों हवेली में आना भी चाहेंगे तो उन्हें धक्के देकर बाहर निकाल दीजिएगा। उन दोनों पति पत्नी को हवेली में आना मना है। इस तरह मैंने लड़की के माता पिता का भी पत्ता काट दिया। अब लड़की की बारी थी। मैंने अपने देवर को काफी पट्टी पढ़ाकर उस लड़की के साथ कमरे में भेज दिया। सुबह होते ही मेरा देवर कहीं निकल गया और वापस नहीं आया। वो लापता हो गया था। मुझे बहुत परेशानी हुई। मैंने अपने पति से बात की तो वो बेफिक्र नजर आ रहे। बोले आ जाएगा। कहाँ जाएगा? वो शायद वो वसीम चाचा के घर गया होगा। मैंने देखा लड़की बेहद खूबसूरत है और सीधी साधी। मैंने उसको पूरी तरह से बस में कर लिया था। इस लड़की का नाम सीमा था। हवेली में सीमा की इज्जत एक नौकर से ज्यादा नहीं थी। भला मैं ये कैसे बर्दाश्त कर सकती थी कि मेरी देवरानी मेरे बराबर में आकर खड़ी हो जाए। लेकिन मैं देवर के लापता होने से थोड़ी सी परेशान हो गई थी। शादी के दूसरे सुबह वो चला गया था और तब से लगभग 1 महीना हो गया था, लेकिन वो वापस नहीं आया। महीने के आखिर में मुझे पता चला कि मेरी देवरानी पेड़ से है, तो मैं बहुत खुश हुई। मैं जैसा चाहती थी वैसा ही होता जा रहा था। जैसे कि मेरे पति चाहते थे वैसे ही हवेली को अपने ही डीएनए वाला वारिस मिलने वाला था। आपने कहा था कि हवेली को वारिस के रूप में अपना ही डीएनए चाहिए। सीमा हवेली को वारिस देने वाली है। ऐसा करूंगी, इस बच्चे की परवरिश मैं खुद करूंगी। ये बच्चा मेरा होगा, अपना डीएनए भी होगा और वारिस भी होगा। मैंने अपने पति से कहा तो वे चुप हो गए। उन्होंने मुझे कोई जवाब नहीं दिया। न जाने क्यों उनकी ये खामोशी मुझे किसी तूफान की आहट जैसी लग रही थी। खैर मैंने दिन गिनने शुरू कर दिए कि कब वह बच्चा पैदा होगा और कब मैं उसे अपने गोद में लूंगी, और उसके बाद मैं अपनी देवरानी को भी हवेली से बाहर निकाल दूंगी। मेरा देवर जो शादी के दूसरे दिन घर से निकल गया था वो तब से लापता ही था। मेरे पति ने बहुत ढूंढा लेकिन उसका कोई पता ना चल सका। लेकिन मुझे अपने देवर के लापता होने की कोई परवाह नहीं थी। मैं एक बच्चा चाहती थी और वो मुझे मिल रहा था। मैंने अपनी देवरानी को 9 महीने तक कैद करके रख दिया। उसके खाने पीने का ख्याल रखा, लेकिन उसे किसी से मिलने नहीं दिया। उसके माता पिता एक बार उससे मिलने के लिए आए थे, लेकिन मेरे चौकीदार ने उन्हें धक्के देकर बाहर निकाल दिया और कहा कि दोबारा यहाँ मत आना। फिर वो दिन भी आ गया जब इंतजार की घड़ियां खत्म हुई और मेरे देवर के बेटे का जन्म हुआ। मैं खुशी से फूली नहीं समा रही थी क्योंकि मेरी गोद हरी हो गई थी। मैंने तुरंत अपनी देवरानी से बच्चा छीन लिया और उसे कैद कर लिया और दासी को पहरा देने के लिए लगा दिया ताकि वो भागने ना पाए, क्योंकि उसे अभी बच्चे को दूध पिलाना था। लेकिन एक अजीब बात मैंने नोटिस की, इस बच्चे के जन्म पर मुझसे ज्यादा मेरे पति खुश हो रहे थे। पूरे दिन बच्चे को गोद में लेकर उससे बातें करते रहते और मैं हैरान हो जाती थी। मैं खुश और संतुष्ट थी कि चलो मेरे पति ने बच्चे को अपने बेटे के रूप में स्वीकार कर लिया है और हमारा जीवन पूरा हो गया है। बच्चा हर समय मेरे पास रहता था, लेकिन मजबूरी में दूध की वजह से मुझे उसे सीमा को देना पड़ता था। सीमा अपने बच्चे के लिए तरसती रहती थी, लेकिन मैंने उससे कह दिया था कि इस बच्चे के बारे में सोचना भी मत। फिर एक दिन मैंने सोचा कि क्यों ना मैं बच्चा को बंद डिब्बे वाला दूध पिलाऊं और सीमा को यहाँ से चलता करूं। डॉक्टर से सलाह लेने के बाद मैंने बच्चा के लिए डिब्बे वाला दूध शुरू कर दिया और अब मुझे सीमा की कोई ज़रूरत नहीं थी। चल अब निकल यहाँ से, अब तुम्हारी यहाँ कोई ज़रूरत नहीं है और आइंदा अपनी शक्ल ना दिखाना। मैं सीमा को घसीटती हुई बाहर लेकर जा रही थी कि अचानक से मेरे पति अंदर आ गए और उन्होंने ये सब देख लिया, लेकिन मुझे उसकी कोई परवाह नहीं थी क्योंकि मैं जानती थी
कि मेरे पति मेरे आगे कुछ बोल ही नहीं सकते हैं। ये क्या कर रही हो मानसी तुम? जिंदगी में पहली बार मेरे पति गुस्से में चिल्लाए थे तो मैंने बड़ी आंखों से उनकी ओर देखा। आप इस लड़की की वजह से मुझ पर चिल्ला रहे हैं। मैंने गुस्से में कहा, तुम इसे इस हवेली से बाहर नहीं निकाल सकती हो क्योंकि ये हवेली के वारिस की माँ है। मेरे पति ने चिल्लाकर कहा तो मैं हैरान हो गई। वो आज पहली बार इतना चिल्लाकर मुझसे बात कर रहे थे। अब मैं इस हवेली के वारिस की माँ हूँ, इसकी यहाँ कोई जगह नहीं है। मैंने उससे भी ऊंची आवाज में कहा तो ऐसा लगा कि हवेली के दीवार और दरवाजे मेरी आवाज से कांपने लगे हैं। पति ने गुस्से में कहा, ये सिर्फ हवेली के वारिस की माँ ही नहीं बल्कि हवेली के मालकिन की बीवी भी है। आप उस पागल विशाल को हवेली का मालिक कह रहे हैं? हवेली के मालिक सिर्फ आप हैं। मैंने जवाब दिया, हाँ, हवेली के मालिक मैं ही हूँ और ये मेरी बीवी है। उस दिन इसकी शादी विशाल से नहीं मुझसे हुई थी। सेहरे के पीछे विशाल नहीं बल्कि मैं था और ये बच्चा जो पैदा हुआ है ये मेरा अपना डीएनए है। मेरे पति ने जब ये कहा तो मैं इतनी हैरान हुई कि जिंदगी में इतनी परेशान कभी नहीं हुई थी। मैं सारी जिंदगी लोगों को धोखा देती रही और अब मेरे साथ ही धोखा हो गया था। ऐसा नहीं हो सकता, आप झूठ बोल रहे हैं। मैंने सबकी तरफ देखते हुए कहा। सभी नौकर मेरी ओर देख रहे थे। अब मुझे ऐसा महसूस हो रहा था कि मेरे पतन का समय शुरू होने वाला है। हवेली के नौकर लोगों के आंखों में मेरी बर्बादी की जो चमक थी उसे मैं साफ देख रही थी क्योंकि मैंने उन पर जुल्म ही इतने किए थे। ये लोग हमारे शादी का सर्टिफिकेट, मेरे पति कमरे में गए और शादी का सर्टिफिकेट लेकर आ गए तो मैं हैरानी से उनकी तरफ देखती रह गई। इतना बड़ा धोखा किया आपने मेरे साथ। मैंने गुस्से में अपने पति से कहा, तुम्हें क्या लगता है मानसी कि धोखा देना सिर्फ तुम्हें ही आता है? सिर्फ तुम ही लोगों के जिंदगी के साथ खेल सकती हो, उन्हें बर्बाद कर सकती हो, उन्हें तकलीफ दे सकती हो, लेकिन तुम्हें कोई धोखा ना दे। मेरे पति अब थोड़े नीची आवाज में बोल रहे थे लेकिन वो अभी भी गुस्से में ही थे। इस मासूम लड़की की शादी तुम एक आधे पागल आदमी से कराना चाहती थी। तू जानती थी कि जब उसे दौरे पड़ते हैं तो वो किसी का कत्ल भी कर सकता है। तुम इस लड़की का जीवन बर्बाद करने जा रही थी लेकिन मुझे ये ठीक नहीं लगा, इसलिए शादी के समय मैंने विशाल को वहाँ से हटा दिया और सेहरा पहनकर वहाँ खुद बैठ गया और इस लड़की की शादी मुझसे ही हो गई और ये बच्चा मेरा अपना डीएनए है। अब ये इस घर से नहीं जाएगी। अब इस घर से जाने का वक्त तुम्हारा आ गया है। मैंने अपने पति से कहा, इस हवेली से बाहर निकाल दोगे तुम? मैं अपने पति की गर्दन पकड़ने के लिए आगे बढ़ी तो किसी चीज से टकराकर कांच की टेबल पर गिर गई और मेरा सिर जोर से टकराया और उसके बाद मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। उसके बाद मुझे कुछ मालूम नहीं पड़ा कि मेरे साथ क्या हुआ था। जब मेरी आंख खुली तो मैं अस्पताल में थी। मेरे पति कहाँ है? मैंने सामने खड़ी नर्स से पूछा। नर्स वहाँ से तुरंत चली गई और सीनियर डॉक्टर को बुलाकर लेकर आ गई। चोट लगने के बाद आप कोमा में चली गई थी। पिछले 6 महीने से आप कोमा में थी। आज पूरे 6 महीने के बाद आपको होश आया है, डॉक्टर ने मुझे बताया तो मैं हैरान हो गई। मेरे पति कहाँ है? मैंने फिर सवाल किया। आपके पति तो आपको अस्पताल छोड़कर चले गए थे और आपके इलाज के पैसे समय पर देते रहे हैं। ये वो खत है जो उन्होंने आपको होश में आने पर देने के लिए कहा था। नर्स ने मुझे एक लिफाफा दे दिया, वो तलाक का पेपर था। मुझे अस्पताल से छुट्टी मिल गई और मैं तुरंत हवेली की तरफ चली गई और किसी तरह हवेली पर पहुंच गई। वहां जाकर मैंने देखा कि जो बच्चा पैदा हुआ था वो अब 6 महीने का हो चुका था। हवेली के लॉन में वो बच्चा झूले पर पड़ा खेल रहा था और मेरे पति और मेरी सौतन सीमा उसे देखकर खुश हो रहे थे। मेरा सब कुछ लूट चुका था और मेरा पति किसी और का हो गया था। हवेली अब मेरी ना रही, अब सब कुछ खत्म हो गया था। तुम यहाँ क्यों आई हो? चले जाओ यहाँ से, अब तुम्हारा यहाँ कोई काम नहीं है। मैं तुम्हें तलाक दे चुका हूँ, तुम इसकी ही हकदार थी। मेरे पति मुझे धक्के देकर निकाल दिए। मुझे यकीन नहीं आ रहा है मयंक कि आप मुझे यहाँ से, इस घर से धक्के देकर निकाल रहे हैं। मैंने आश्चर्य से कहा, तुमने भी तो सीमा के माता पिता को यहाँ से धक्के देकर निकाला था, याद है ना? लेकिन फिर भी
मैंने उनकी चुपके से सीमा से मुलाकात करवाई थी, तुम्हें पता ही नहीं चला। और अब खुद को धक्के मिल रहे हैं तो बुरा लग रहा है। क्या सिर्फ तुम्हें ही स्वाभिमान है, किसी और को नहीं? चली जाओ यहाँ से। मयंक ने मुझे धक्के देकर बाहर निकाल दिया और आज मैं दर दर भटकती हूँ और भीख मांगकर गुजारा करती हूँ। सच कहते हैं कि बुरे कर्म का अंजाम बुरा ही होता है। अगर कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद दोस्तों।